हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। रामपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी नीलम और लड़की राधा के साथ रहता था। वो बिल्कुल गोल मटोल गुड़िया सी लगती थी। सबसे सुंदर उसके बाल लगते थे। चांद से चेहरे को घेरे हुए काले काले बाल बहुत सुंदर लगते थे। दुर्भाग्य से राधा की माँ की मृत्यु हो गई और सुरेश ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी हेमा की भी एक लड़की हो गई, लेकिन वो राधा की तरह खूबसूरत नहीं थी। दोनों लड़कियां कुछ बड़ी हो गईं, तो एक दिन हेमा की लड़की पायल रोती हुई आई और बोली, मम्मी, अब मैं राधा के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सब कहते हैं तुम राधा की तरह गोरी नहीं हो और ना ही तुम्हारी बाल उसकी तरह काले और लंबे हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अरे बेटी, रो मत। तुम तो गोरी हो और तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। हाँ, लेकिन राधा की तरह लंबे नहीं हैं। जब मुझसे कोई ऐसे कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मी। इसकी कोई तरकीब निकालो, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। चिंता मत कर बेटी, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। छोटी मोटी बातें तो दूर की बात है। उसी दिन हेमा ने जड़ी बूटियों की कोई दवाई तैयार की। उसने वो चाय में मिलाकर राधा को पीने के लिए दी। उसे पीने के थोड़ी ही देर बाद राधा के पूरे शरीर में जलन पड़ने लगी। वो बोली, मम्मी, पता नहीं ये चाय पीकर मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में आग जल रही है। हाय, क्या हो गया है तुझे? पता नहीं क्या बात है। दवा का असर उसे पता नहीं था। वो तो जलन के मारे तड़प रही थी। दूसरे दिन राधा के शरीर में बदलाव आने लगा। राधा बोली, ये क्या? मेरा सारा शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा है। आज मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। मम्मी, ये मुझको क्या हो रहा है? अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? थोड़े ही दिनों में राधा के सिर के सारे बाल झड़ गए और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। मम्मी, आपने तो गजब कर दिया। मैंने तो इतना अच्छा रिजल्ट सोचा भी नहीं था। अब ठीक है, मैं जहाँ कहीं जाऊंगी सब मुझे ही सुंदर बोलेंगे। एक बार हेमा की भतीजी की शादी का कार्ड आया। हेमा राधा और पायल के साथ फंक्शन में गई। वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सब चौंक कर राधा को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। देखना तो जरा कैसा नमूना आया है। ये कितना बदसूरत लग रही है, बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके तो सिर पर बाल भी नहीं है। शायद इसे बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा। जब ऐसा हाल है तो अपने घर में बैठती। जरूरी था क्या कि हर जगह जाकर घुसो? सर पर बाल भी नहीं है। कितनी अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे कोयले में डुबा कर निकाला है। अब भला उसे लाने की क्या जरूरत थी? सारी पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया। सारी बातें सुनकर पायल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब सब उसे सुंदर बता रहे थे। राधा की इंसल्ट देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। आज बहुत मजा आया। बहुत बनी घूमती थी पहले, अब पता चलेगा कि मेंटल टॉर्चर होना कितना बुरा होता है। दूसरे दिन जब पायल, माँ और राधा लौट कर आए तो राधा रोते हुए बोली, मम्मी, अब आज से हम कहीं नहीं जाएंगे। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। थोड़े ही दिनों में राधा और खिन्न हो गई। वो अपनी दवा लेने के लिए क्लिनिक में पहुंची थी। सारे मरीज राधा का मजाक उड़ाने लगे। एक मरीज बोला, अरे यार, ये लड़की कैसी अजीब लग रही है। हाँ यार, मैंने तो आज तक ऐसी काली लड़की नहीं देखी जिसके सर के बाल ही गायब हों। राधा सुनने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। वो बिना दवाई लिए ही लौट आई और सारा दिन आंसू बहाती रही। घर का सारा काम तो राधा ही करती थी। दूसरे दिन वो बुखार की वजह से नहीं उठी तो कुछ भी काम नहीं हुआ। पायल बोली, मम्मी, चाय पीनी है। अभी तक राधा नहीं उठी, जाकर देखो क्या बात है। कितनी देर में मिलेगी? हेमा को बहुत जोर का गुस्सा आया।
वो तमतमाई हुई आई और बोली, दिन चढ़ गया है, तुझे होश नहीं है काली माई कहीं की, अभी तक तूने कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं, मेरा उठने का मन ही नहीं करता, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इस बात पर तो हेमा को और भी गुस्सा आया। उसे चाय पीने की तलब लग रही थी। उसने राधा को बांह पकड़कर उठाया और दांत पीसकर बोली, चल अब जल्दी से चाय बना ले, कसम से सिर में तेज दर्द है। मनहूस कहीं की कलोटी, जब तुझे कोई काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल। हेमा ने हाथ पकड़कर राधा को घसीटा और घर के बाहर लाई। उसने राधा को धमकाया और कहा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, समझी? और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब राधा बड़े बड़े आंसुओं से रोती हुई चली जा रही थी। उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बहुत थक जाने पर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया खजूर के पत्ते जमा कर रही थी। राधा उसके काम में मदद करने लगी। बुढ़िया चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही बुढ़िया उठी, राधा ने उसका टोकरा सिर पर रखवा दिया। बेटी, तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तेरी दुर्दशा हो रही है। ले, मैं तुझे ये कंघा देती हूँ, इसे तू अपने बालों में फिराना। और ये शीशी है, इसमें गुलाब जल भरा है, इसे पानी में डालकर नहाना। भगवान की दया से फिर तुझ में कोई कमी नहीं रह जाएगी, और इस कंघी से जो मांगोगी ये वही देगा। ये सुनकर राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बुढ़िया के सामने ही कंघा अपने बालों में फिराया। उसके घने काले बाल वापस लहराने लगे। वो खुशी से अपने घर की ओर चल दी। वो बाथरूम में गई। उसने गुलाब जल को पानी में मिलाया और नहाने लगी। हे प्रभु, अब मुझ पर दया करो, गुलाब जल का असर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। नहाने के बाद जब वो बाहर निकली तो खुशी से उछल पड़ी। उसका चमचमाता गोरा रंग रूप वापस आ गया था। मम्मी देखो, मेरा गोरा रंग वापस आ गया। सुनते ही हेमा दौड़ी आई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर राधा को देखने लगी और बोली, बेटी, तू तो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई, कितनी सुंदर लग रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने ही मेरे लिए एक चमत्कार भेजा था। ऐसा जादू देखकर हेमा तो डर गई। अब तो बस कंघी को आजमाना बाकी रह गया था। ए कंघा, तू थोड़े से पैसों की व्यवस्था कर और मेरी मम्मी को खुश कर दे और मेरी मम्मी के गुस्से को दूर कर दो। कंघी से नोटों की गड्डी झड़ने लगी। जब गड्डियां देखी तो सबके मुंह पर मुस्कान आ गई। राधा के लिए हेमा के दिल में प्यार जाग उठा। ये तो कंघी की करामात थी। हेमा ने राधा को गले से लगा लिया और बोली, बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तू तो बहुत अच्छी है। राधा तो थी ही दिल की अच्छी। उसने सबको माफ कर दिया। पायल ने भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दीदी। अब तो खुशनुमा माहौल हो चुका था। घर में पैसों की कमी नहीं रही। राधा दिल खोलकर गरीब लोगों की सहायता करती थी। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। ये कहानी है सुमति की। सुमति गांव में रहती है और उसका बेटा राज शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुमति का बेटा राज अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती है। कैसी शक्ल बना रखी है तूने? कितना दुबला हो गया है तू? अरे, खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? सुमति रसोई में जाने लगी तो राज ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा। माँ ने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुमति ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उनमें से लड़कियों की तस्वीर निकालकर राज को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? राज ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा
और माँ से कहा, सारी इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। तब राज ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच, तूने लड़की पसंद कर ली? अरे कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ की है? राज ने ज्योति की तस्वीर निकालकर दिखाई। सुमति बहुत खुश हुई। कितनी सुंदर है मेरी बहू, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। राज और ज्योति की शादी हो गई। सुमति आरती उतार रही थी तो ज्योति को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। ज्योति शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसने सुमति से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं, सभी करते हैं। लक्ष्मी हो तो मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है। सुमति की बात सुनकर ज्योति ने अपना मुंह बना लिया और राज चाहता था कि ज्योति थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। ज्योति ने भी कभी गांव देखा नहीं था, इसलिए उसने राज की बात टाली नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। राज शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुमति घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से ज्योति डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और सुमति से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 भी बज गए। तो मैं क्या करूँ, मुझे आप जैसे गंवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद करिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। सुमति को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप हो गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ज्योति ज्यादातर समय मोबाइल देखकर या सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो सुमति की कोई मदद नहीं करती। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और सुमति अपने बैल को चरा रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहा है तू? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द जो था। बूढ़ी हो गई हूँ ना मैं। उधर फोन पर बातें करती ज्योति की दोस्त ने बैल की आवाज सुनी तो उससे कहा, अरे क्या बात है ज्योति, तबले में है क्या तू? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गाँव है ना ये, यहाँ तो काऊ भैंस की आवाज आएगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ज्योति ने फोन कट किया और सीधे सुमति के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपका ये बैल शोर कर रहा है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने। आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, मैं भला क्यों तंग करूंगी? और जहाँ तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं है ना। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर से उसकी सास खामोश हो गई। एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लीप रही थी तो ज्योति फिर से नाक बंद करके तमतमाती हुई बाहर आई और गुस्से में सुमति से कहा, क्या है मम्मी जी, ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला दी है। बहू गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में गोबर। जब मैं चली जाऊंगी तो करते रहना ये सब। बिल्कुल गंवारों के बीच में छोड़ के गया है ये राज। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। सुमति ज्योति की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सुमति ने ज्योति से कहा, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? मैं कोई चीज हूँ क्या जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, मुझे किसी से नहीं मिलना, सबको मना कर दीजिए। ज्योति सुमति का अपमान बार बार करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुमति अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि बहू शहर की है, वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। एक बार की बात है, सुमति कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन ज्योति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
एक दिन ज्योति छत की बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए अपनी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी। ज्योति की आवाज सुनकर सुमति भागकर बाहर आई। उसने देखा कि ज्योति जमीन पर गिरी पड़ी है। बहू, ये कैसे हो गया? गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। सुमति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बैलों को तुरंत बैलगाड़ी से जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। दोनों बैल तेज गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे अस्पताल पहुंच गए। ज्योति की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। जब तक ज्योति अस्पताल में रही, सुमति न रात को सोती न दिन को। सारा समय उसके सिरहाने बैठी रही। उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा कर देती। ज्योति को पता लग गया था कि सुमति किन परिस्थितियों में और कैसे उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी ज्योति को बैल के रंभाने की आवाज आई। पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। सुमति की बातों को सुनकर ज्योति की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। ज्योति बदल गई थी। उसे गांव अच्छा लगने लगा था और सुमति में तो उसकी जान बसने लगी थी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।